परिवारों में मातम है, लेकिन सरकारों को अपनी अपनी सियासत की चिंता है। जहां संविधान कहता है कि राज्य और केंद्र मिलकर जनता के कल्याण के लिए काम करे, वहां पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक रस्साकशी एक अफसर को लेकर होती है। दीदी, ओ दीदी, দিদি ব্যাঙাচি জানেন তো? ব্যাঙাচি, ব্যাঙের বাচ্চাকে বলি ব্যাঙাচি, আর ওরা দেয় ভাঙাচি ভ্যাঙাচি। ये चुनावी टकराव था। इस टकराव में ममता बनर्जी की जीत हुई, लेकिन अब केंद्र सरकार और ममता सरकार के बीच खींचतान का चक्रव्यूह ममता सरकार में मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर है, जिन्हें केंद्र ने 31 मई तक कोलकाता छोड़कर दिल्ली रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। लेकिन ममता सरकार ने अपने अफसर को रिलीज नहीं किया और मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने रिटायरमेंट ले लिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें मुख्य सलाहकार भी बना दिया। सिर्फ राजनीति बिना ना वेस्ट बंगाल का विकास होगा, आने वाले दिन में राजनीति के बिना वेस्ट बंगाल के जनता का कोई सुधार होगा, वेस्ट बंगाल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वेस्ट बंगाल में रहने वालों को कोई सुखी होगा, कोई भला होगा, ऐसा करने का कोई ममता बनर्जी का इच्छा नहीं है। सिर्फ राजनीति करने का उनका तन मन बना लिए हैं। अल्पन बनर्जी वो रिटायर करने वाला है। उनका एक्सटेंशन का एप्लीकेशन और रिकमेंडेशन स्टेट से दिल्ली में गया और दिल्ली सैंक्शन किया। तो उसके बाद जब अचानक उसको ट्रांसफर का खत इशू हो रहा है, तो उसके पीछे पॉलिटिकली विंडिक्टिव जो मेंटालिटी है वही कम कर रहा है। ममता सरकार में मुख्य सचिव रहे अल्पन का कार्यकाल 31 मई को खत्म होना था। शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने अपने मुख्य सचिव का कार्यकाल 3 महीने बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। केंद्र ने मंजूरी भी दी थी, लेकिन दावा हुआ कि तनातनी बढ़ी इन खाली कुर्सियों वाली तस्वीरों के घटनाक्रम से, जब चक्रवाती तूफान यास से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें न तो मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया, न ही मुख्य सचिव अल्पन ने। बाद में बैठक में आधे घंटे देरी से ममता बनर्जी पहुंची और नुकसान की रिपोर्ट देकर चली गई। बैठक वाली घटना के कुछ ही घंटे बाद केंद्र ने ममता सरकार में मुख्य सचिव को डिप्यूटेशन पर 31 मई को दिल्ली पहुंचने को कहा था। ममता ने अपने अफसर को रिलीज करने से मना किया। ममता ने अब चिट्ठी लिखकर कहा कि गृह मंत्री हिटलर जैसी तानाशाही कर रहे हैं और अब अल्पन रिटायरमेंट लेकर ममता सरकार के मुख्य सलाहकार बन गए हैं। जो कुछ भी वहाँ की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने किया है, वो जानबूझकर किया गया संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध है। और मुझे लगता है कि इस आपराधिक जो जानबूझकर किए गई इस आपराधिक गुनाह को लोकतंत्र और देश कभी नहीं माफ करेगा। हम लोग एक होकर काम करना चाहते हैं, लेकिन बंगाल की भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोविड में भी राजनीति करते हैं, यश दुर्योग में भी राजनीति करते हैं। ये जनता के हित में नहीं है और ये देश पूरा देख रहा है। 2021 में इसका जवाब बंगाल की जनता ने दे चुका। ममता का पक्ष कहता है कि ये बदले की कार्रवाई थी और बीजेपी से ममता सरकार का गुरूर में प्रोटोकॉल तोड़ना बताती है। अभी मामला थमा नहीं है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक नियमों के आधार पर अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी दिल्ली कर रही है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। मुंबई शहर के सुधरते हालातों को देखकर बीएमसी ने मुंबई में गैर जरूरी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है, मगर कुछ शर्तों के साथ, जिससे व्यापारी नाराज हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ा दिया गया है, मगर जहां केस कम है वहां कुछ राहत दी गई है। महाराष्ट्र में मुंबई में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। मुंबई के ऊपर 14 अप्रैल से पहले ही रात को और वीकेंड पर लॉकडाउन जैसी बंदिशें लगी थी। अब बीएमसी ने केस कम होते देख ब्रेक द चेन ऑर्डर जारी किया है। इसके मुताबिक जरूरी सामान वाली दुकानें सुबह 7 बजे से 2 बजे तक खुली रह सकेंगी। गैर जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें जो सड़क के दाएं ओर हैं, वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुली रहेंगी, जबकि सड़क के बाएं ओर वाली गैर जरूरी सामान की दुकानें मंगलवार और गुरुवार को खुली रहेंगी। गैर जरूरी सामान की दुकानों को शनिवार और रविवार को खोलने की इजाजत नहीं होगी, जबकि सभी तरह के सामानों के लिए ई-कॉमर्स सर्विसेज की इजाजत है। पर व्यापारी बीएमसी के इस फैसले से नाराज हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। कौन तय करेगा कौन सी दुकान 3 दिन खुले, कौन सी दुकान 2 दिन खुले? हमारा कहना है चहल साहब को, हमारे जो बीएमसी के कमिश्नर साहब है, उनको यही कहना है हमारी दुकानें 11 बजे से लेकर 6 बजे तक चालू की जाए। मुंबई में कोरोना का कंट्रोल हो चुका है।
हम भी चाहते हैं कि हमारी नॉन एसेंशियल दुकान बिके और उनके माल पड़ा है 2 महीने से वो बिके। इसका सीधा फायदा ई कॉमर्स को जाता है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ा दिया गया है, पर जगहों के हिसाब से कुछ जगह छूट दी गई है। वहीं जहां ज्यादा संक्रमण है वहां प्रतिबंध लगाए गए हैं। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा है और 75% से ज्यादा ऑक्सीजन बेड घिरे हुए हैं, उनकी सीमाओं को सील किया जाएगा। सिर्फ कोविड-19 ड्यूटी या मौत के कारण को लेकर ही आने जाने की इजाजत होगी। जिन शहरी इलाकों में पॉजिटिविटी रेट 10% से कम है और वहां 40% से कम ऑक्सीजन बेड घिरे हैं, वहां आवश्यक सामानों की दुकानें 7 बजे से 2 बजे तक खुली रहेंगी। ऐसे इलाकों में सिविक बॉडी गैर जरूरी सामान की दुकानों को खोलने पर भी फैसला ले सकती है, जिन्हें 2 बजे तक ही खुलने की इजाजत होगी, पर मॉल के अंदर स्थित दुकानों को खुलने की इजाजत नहीं मिलेगी और वीकेंड पर गैर जरूरी सामान की दुकानों को खुलने की मंजूरी कतई नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि सभी सरकारी दफ्तर अब 25% कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ खुले रह सकेंगे। पहले ये सीमा 15% थी। कृषि से जुड़ी दुकानें भी 2 बजे तक खुली रह सकेंगी और कार्गो मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। हर महीने सरकार कई तरह के बदलाव करती है जो कि आम आदमी की जेब और जिंदगी पर सीधे असर डालते हैं। इस बार भी जून में बैंकिंग से लेकर इनकम टैक्स और गोल्ड की खरीद फरोख्त से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा जीमेल का इस्तेमाल भी अब महंगा होने जा रहा है। जून से देश में कई तरह के बदलाव होने वाले हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और जिंदगी पर पड़ेगा। आइए एक एक करके समझते हैं इन बदलावों को। 1 जून से बैंक ऑफ बड़ौदा में चेक से पेमेंट का तरीका बदल जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 जून से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा। इस सिस्टम का मकसद चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी की रोकथाम है। ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा के बैंक चेक जारी करने पर चेक की डिटेल्स को रिकन्फर्म करना होगा। SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या फिर ATM के जरिए रिकन्फर्मेशन होगा। अगला बदलाव इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR की फाइलिंग से जुड़ा हुआ है। ITR फाइलिंग को आसान बनाने के लिए सरकार एक नई ई-फाइलिंग वेबसाइट लेकर आ रही है, जिसके चलते 1 जून से 6 जून तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई-फाइलिंग पोर्टल काम नहीं करेगा। 7 जून को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग का नया पोर्टल लॉन्च करेगा। आयकर विभाग के मुताबिक ITR भरने की आधिकारिक वेबसाइट 7 जून से बदल जाएगी। 7 जून से ये incometax.gov.in हो जाएगी, जो कि फिलहाल incometaxindiafiling.gov.in है। इन सबके साथ ही एक और जरूरी बदलाव होने वाला है, जो कि लोगों के दिल की धड़कन बन चुके स्मार्टफोन से जुड़ा हुआ है। 1 जून से यूजर्स गूगल फोटोज में अनलिमिटेड फोटो अपलोड नहीं कर पाएंगे। गूगल के मुताबिक 15 GB का स्पेस सभी जीमेल यूजर्स को दिया जाएगा। इस स्पेस में जीमेल के ईमेल और आपके फोटो भी और गूगल ड्राइव भी शामिल है। लेकिन अगर आपको 15 GB से ज्यादा स्पेस का इस्तेमाल करना है तो इसके लिए आपको पैसे देने होंगे, जबकि अभी तक अनलिमिटेड स्टोरेज यूजर्स के लिए फ्री था। इसके अलावा भी जून में कई तरह के और बदलाव होंगे। PPF, NSC, KVP और सुकन्या समृद्धि जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बदलाव या मौजूदा दर कायम रहने का फैसला 30 जून को होगा। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को नया IFSC कोड 30 जून तक अपडेट करना होगा। 1 जून को मॉनसून भी केरल पहुंच सकता है, जिससे इसके सामान्य रहने और वक्त पर आने का भरोसा बढ़ेगा, जो कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए गुड न्यूज होगी। 15 जून से गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम लागू हो जाएंगे, जिसके बाद सोने की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी की आशंका कम हो जाएगी। यानी जून का महीना बदलावों की नई बयार लेकर आ रहा है। इनमें से ज्यादातर बदलाव सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। आपको बता दें कि कोरोना के लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों का रोजगार छीना है, मगर बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी छिन गई। लेकिन कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। कोरोना से बचाने के लिए लॉकडाउन लगाया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में लॉकडाउन से एक पिता की नौकरी गई तो बाप बेटे साइकिल पर मास्क बेच रहे हैं। हालांकि अब मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो यूपी के 20 जिलों में भी आज से अनलॉक हो रहा है। लेकिन यूपी और MP दोनों ही अभी कोरोना से डरे हुए हैं।
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने कोरोना का भयंकर काल देखा है। तड़पते मरीज, जूझते परिजन। कोरोना ने इन दोनों ही राज्यों को झकझोर कर रख दिया। यूपी और एमपी के सीएम अपने जिलों में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, कोरोना को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिशें रंग ला रही हैं। कोरोना के केस घट रहे हैं और दोनों ही राज्य अब आज से अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के भोपाल की एक दर्द भरी दास्तां दिखाते हैं। पहले कोरोना ने मारा, फिर लॉकडाउन ने मारा। जी हां, कोरोना के भयंकर काल में न जाने कितने परिवार मुसीबतों के दौर से गुजर रहे हैं। लॉकडाउन लगाना सरकार की मजबूरी थी, लेकिन इसी लॉकडाउन ने कई लोगों का रोजगार भी छीन लिया। ये है सनी, भोपाल की सड़कों पर साइकिल की मास्क की दुकान लगाए हैं। पिता की नौकरी गई तो सनी को साइकिल पर मास्क बेचने के लिए उतरना पड़ा। मध्य प्रदेश में करीब 1 महीने से लागू कोरोना कर्फ्यू ने काफी हद तक संक्रमण को तो काबू में कर लिया, लेकिन इस कोरोना कर्फ्यू का दूसरा पहलू ये है कि कई लोगों की आजीविका पर भी इसका गहरा असर पड़ गया है। हम भोपाल में इस वक्त मौजूद हैं और भोपाल में रहने वाले भूपेंद्र यादव जो एक रेस्टोरेंट में काम करते थे, वो नौकरी से हाथ धो बैठते हैं क्योंकि लॉकडाउन में रेस्टोरेंट बंद हो गया। प्रतिबंधित था वहां पे लोगों का जाना। जाहिर सी बात है कि जब रेस्टोरेंट ही बंद हो तो उसमें काम करने वालों को पगार कैसे मिलती, और यही वजह है कि भूपेंद्र और उनके बेटे अब भोपाल की सड़कों पर यूं रोजाना साइकिल पर मास्क बेचते हैं। कैसे ये विचार मन में आया, क्योंकि पापा तो रेस्टोरेंट में काम करते थे, हुआ क्या था? सर कि जैसे लॉकडाउन लगा तो पापा जी का रेस्टोरेंट बंद देगा, घर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने लगी। इस चक्कर में पापा जी बोलते हैं कि अब तो क्या करें, लॉकडाउन लग गया और काम धंधा तो बंद हो जाएगा, घर की स्थिति बदलने लगी, बेकार होने लगी। तो पापा जी बोलते हैं कि इससे अच्छा अपन मास्क की दुकान खोल लेते और कुछ तो कर नहीं सकते इस लॉकडाउन में। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन से पहले सनी के पिता भूपेंद्र एक रेस्टोरेंट में काम करते थे, लेकिन रेस्टोरेंट बंद हुआ तो नौकरी भी चली गई। अब भूपेंद्र भी भोपाल में सड़क पर मास्क बेच रहे हैं। साल भी अपन परेशान रहे तो इधर उधर से कर्ज लेके अपन ने घर का खर्चा चलाता रहा। अब इसके बाद इस साल तो कोई देने को, पिछले साल का अपन दे ही नहीं पाए तो इस साल कोई देने को तैयार ही नहीं। तो अब ये नौकरी वोकरी सब कुछ छूट गई थी, तब क्या करे, मजबूरी थी, तो अपन ने मास्क की दुकान लगाया जिससे अपना खर्चा पानी चले। ये कर्ज मांगने वाले क्या कर रहे? कर्ज मांगने वाले बोलते भाई थोड़ा थोड़ा करके दो, कैसे करके दो, हम भी परेशान हैं। अब ठीक है, लिया हूँ तो देना तो है। अब वो थोड़ी देख रहे हैं कि हमसे ज्यादा ही परेशान है। अपन ने जब तक होटल में नौकरी करता रहा तो ठीक था, अब जब छूट गया सब तो क्या करें। अब मध्य प्रदेश में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने अनलॉक की राज्य स्तरीय गाइडलाइन सभी जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट समूह को भेज दी हैं। इसके मुताबिक प्रदेश में किराना दुकानें खुल रही हैं। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल अभी बंद ही रहेंगे। राज्य में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। उत्तर प्रदेश अनलॉक की ओर बढ़ गया। योगी सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार आज से यूपी के 20 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ ढील दी गई। शनिवार रविवार साप्ताहिक बंदी के साथ नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 600 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों को फिलहाल अभी कोई छूट नहीं दी जाएगी। मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं है। जहां छूट दी गई है वहां अंडे, मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान या ढके हुए खोलने की अनुमति है। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। और अब बात देश की वैक्सीनेशन नीति की, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। राज्यों ने वैक्सीन की खरीद पर अपने हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना है कि वैक्सीन केंद्र को ही खरीदनी चाहिए और इसे बांटने के लिए राज्यों को देना चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 11 गैर बीजेपी राज्यों के सीएम को चिट्ठी लिखी है और वैक्सीन की खरीद के लिए केंद्र पर मिलजुल कर दबाव बनाने की बात कही। उधर सुप्रीम कोर्ट
के लोगों के टीकाकरण को राज्यों के भरोसे छोड़ दिया गया। राज्य अपने लिए वैक्सीन की व्यवस्था कैसे करेंगे? क्या केंद्र ये सुनिश्चित करेगा कि राज्यों को टीका मिल जाएगा और समस्या का समाधान हो जाएगा? वैक्सीन की कीमत तय करने वाली कोई नीति भी साफ नहीं है। केंद्र को वैक्सीन सस्ती मिल रही है, जबकि वही वैक्सीन राज्य महंगे दाम पर खरीद रहे हैं। पूरे देश में वैक्सीन की एक कीमत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में वैक्सीन की कीमत और वैक्सीन की खरीद दोनों पर केंद्र सरकार की नीति और सोच सवालों के कटघरे में खड़ी थी। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि पूरी दुनिया वैक्सीन की उपलब्धता के संकट का सामना कर रही है। वैक्सीन बनाने वालों की कमी है। अगर कोर्ट वैक्सीन की कीमत निर्धारण के बारे में भी जांच करेगा तो इससे सप्लाई में रुकावट आएगी। वैक्सीन की अलग अलग कीमत वाले सवाल पर केंद्र ने जवाब दिया कि उसने राज्यों और वैक्सीन निर्माताओं से बातचीत की है और इस बात पर राजी किया है कि सबके लिए एक कीमत तय की जाए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में केंद्र ने भरोसा दिलाया और उम्मीद जताई कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को इस साल के आखिर तक टीका लगा दिया जाएगा। लेकिन केंद्र के इस जवाब के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के सवाल नहीं रुके, क्योंकि वैक्सीनेशन में सिर्फ वैक्सीन की खरीद और उसकी कीमत ही मुद्दा नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने डिजिटल डिवाइड की बात की और ये पूछा कि इसको देखते हुए क्या इंतजाम किए गए। कोविन ऐप पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन ग्रामीण इलाकों में कैसे व्यावहारिक होगा? सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, लेकिन झारखंड के किसी गांव का मजदूर अगर राजस्थान में है और वहां टीका लगवाना चाहता है तो वो कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएगा? जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वो ई कमेटी के चेयरमैन हैं, जो समस्याएं आती हैं उन्हें जानते हैं। नीति बनाने वालों को लचीला होना चाहिए, जमीनी हालात पता होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में खरी बात हुई। वैक्सीनेशन में ग्रामीण इलाकों पर अब तक ध्यान नहीं है। 75% वैक्सीनेशन शहरी इलाकों में हुआ है। कोर्ट ने सरकार से उसकी नीति साफ करने को कहा, दस्तावेज देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार नीति में सुधार करे। अपनी कमियों को स्वीकार करना मजबूती की निशानी होती है और कोर्ट में ये सुनवाई किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं हो रही है। विदेश मंत्री जरूरी चीजों के इंतजाम के लिए अमेरिका गए थे। इसी से हालात की गंभीरता का पता चलता है। इसलिए अभी ऐसा कोई आदेश पारित नहीं होगा जो किसी बातचीत में रुकावट डाले। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 2 हफ्ते दिए हैं कि वो कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन पर अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर सके, लेकिन इस सुनवाई में वैक्सीनेशन नीति का सच से सामना हो गया। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच भारत सरकार इस पर भी रिसर्च करने वाली है कि क्या वैक्सीन की एक डोज ही काफी है। ऐसे रिसर्च भी सामने आए हैं जिनमें यह दावा किया गया है कि अगर किसी को कोरोना हो चुका है तो पर्याप्त एंटीबॉडीज बनाने के लिए वैक्सीन की मात्र एक डोज ही काफी है। ऐसे में बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। सरकार का महत्वाकांक्षी कोरोना टीकाकरण अभियान हिचकोले खा रहा है। न सिर्फ वैक्सीन की कमी है, बल्कि डर, अफवाह और वैक्सीन के असरदार होने पर जबरदस्त कंफ्यूजन है। इस बीच भारत में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाई जा रही हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा डोज कोविशील्ड की लगाई जा रही है। अब तक लगी वैक्सीन डोज में से 90% से ज्यादा कोविशील्ड है। भारत सरकार अगले कुछ महीनों में इस बात पर रिसर्च करेगी कि क्या कोविशील्ड की सिंगल डोज कोरोना से रक्षा के लिए काफी है। हर वैक्सीन की अलग अलग डोज में समय का एक निश्चित अंतर होता है और ये अंतर इसलिए होता है ताकि अच्छी मात्रा में एंटीबॉडीज बन सकें। कोविशील्ड को लेकर अलग अलग रिसर्च आई। वैक्सीन की डोज के बीच का गैप कई बार बढ़ाया गया। माना गया कि जो व्यक्ति कोरोना से बचा हुआ है उसे 2 डोज लगाने पर ही पर्याप्त एंटीबॉडीज बनेंगी। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने दोनों डोज ली हैं और इनमें एंटीबॉडी भी बनी है।
लेकिन बहुत से ऐसे केस भी होते हैं जिनमें एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में नहीं बनती। एक्सपर्ट बताते हैं कि पर्याप्त एंटीबॉडी बनने का फार्मूला क्या है। वैक्सीन की एक सिंगल डोज सफिशिएंट होती है आपको प्रोटेक्ट करने में कोविड से, बट किसी भी वैक्सीन की एक बूस्टर डोज दी जाती है जो कुछ महीनों बाद दी जाती है, कई बार 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद, जिसका काम होता है मेमोरी सेल्स बनाना जो आपको लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं या लोग होते हैं जिनको 2 डोज लग गई होती है वैक्सीन की, बट उनका एंटीबॉडी काउंट नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोविड से प्रोटेक्टेड नहीं है। वैक्सीन जब लगती है उससे एक टी सेल रिस्पॉन्स भी जनरेट होता है जो एंटीबॉडी टेस्ट में दिखता नहीं है, बट लोग उससे प्रोटेक्टेड होते हैं। सवाल ये भी है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों में एंटीबॉडीज कितनी तेजी से बनती हैं। वैज्ञानिक इसका जवाब तलाश रहे हैं। साइंस जर्नल नेचर में पब्लिश हुई रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से ठीक हुए लोगों में वैक्सीन की 1 डोज काफी है। उन्हें बूस्टर या दूसरी डोज लगाने की जरूरत ही नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे लोगों में एंटीबॉडी प्राकृतिक रूप से बनती है और अगर कोरोना से रिकवर हुए लोगों को वैक्सीन का 1 डोज भी मिल जाए तो इम्यूनिटी लंबे समय तक बनी रहती है। इसके साथ ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भी अपनी स्टडी में पाया है कि कोरोना से ठीक हुए लोगों के लिए वैक्सीन की 1 डोज ही पर्याप्त है और उन्हें दूसरे डोज की जरूरत नहीं है। हालांकि BHU के वैज्ञानिकों ने 20 लोगों पर अध्ययन किया है और इस रिसर्च को पब्लिश करने के लिए भेजा है। आगे और गहरी रिसर्च भी हो सकती है, लेकिन ये एक संकेत तो है ही। तो वो लोग जो कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से उबर चुके थे, जो लोग ठीक हो चुके थे, उनमें फर्स्ट और सेकेंड वीक में ही एंटीबॉडीज बन गई, पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज बन गई। जबकि वो लोग जो लोग कोरोना वायरस जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ था, उनमें 3rd और 4th वीक में जाकर के एंटीबॉडीज बनी, कम एंटीबॉडीज बनी। और दूसरी चीज 90% लोगों में ही बनी। जो 10% लोग थे उनमें हम लोगों ने अभी 7-8 वीक्स तक चेक किए हैं, बट उनमें अभी तक एंटीबॉडीज नहीं बनी है। तो ये बहुत ही साफ है कि वो लोग जो कोरोना वायरस से इन्फेक्शन से निकल चुके हैं, वो लोग जो है वो सिंगल शॉट उनके लिए एनफ है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए। संस्थान के वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साझा किया है और ये सुझाव दिया है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को वैक्सीन की 1 डोज ही दी जाए। इससे वैक्सीन का संकट दूर होगा। अगर हमारे पास ऑलरेडी 2 करोड़ के आसपास लोग रिकवर्ड हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों को अगर हम जो है वैक्सीन एक सिंगल शॉट दें तो हमारे पास 2 करोड़ एक्स्ट्रा वैक्सीन की डोज होगी और जिसको हम लोग, अगर हमारे पास वैक्सीन की किल्लत है तो उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं और एक बड़े नंबर ऑफ सैंपल्स को, बड़े नंबर ऑफ लोगों को हम लोग वैक्सीनेट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसे दावों का पूरा सच क्या है? क्या कोरोना से ठीक हुए मरीजों को वैक्सीन की दूसरी डोज की जरूरत ही नहीं है? हमें ये समझना चाहिए कि डोज का निर्धारण किस आधार पर होता है और ये कैसे पता लगेगा कि वैक्सीन का 1 ही डोज पर्याप्त है। हमने भी इन सवालों का जवाब मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट से पूछा। वैक्सीन लेने के बाद 2 डोज, ये संपूर्ण सुरक्षण जो है वो सिर्फ मृत्यु को रोकने में आता है और जो सीरियस इलनेस बोलते हैं जैसे वेंटिलेटर की जरूरत हो, उसको रोकने में इसका संपूर्ण सुरक्षता को देखा गया है। 2 खुराक के बिना सिर्फ 1 खुराक लेना बिल्कुल कोई सबूत नहीं है उससे कोई फायदा होगा। यूके सरकार ने भी एक स्टडी करके ये पता किया कि जो B1617.2 वेरिएंट है, जो फिलहाल ब्रिटेन में बहुत ज्यादा फैल चुका है, उसके खिलाफ भी अगर वैक्सीन की 1 नहीं लेकिन 2 डोज लगाई जाए तो ज्यादा सुरक्षा लोगों को मिलती है और इसीलिए शायद भारत सरकार फिलहाल जितने लोगों ने 1 डोज वैक्सीन लगा ली है उन पर एक तरीके का अध्ययन करने की सोच रही है। वैक्सीन की कमी है, करोड़ों लोग कतार में हैं और सबकी उम्मीद यही है कि पर्याप्त एंटीबॉडीज बन जाएं ताकि कोरोना जानलेवा ना हो और शरीर संक्रमण से लड़ सके। सिंगल डोज वाली कई वैक्सीन आने वाली हैं। स्पुतनिक लाइट और मॉडर्ना की सिंगल डोज वैक्सीन पर भारत की नजर है और इसी के साथ भारत इस संभावना को भी खंगाल रहा है कि क्या कोविशील्ड की 1 डोज लोगों को इम्यूनिटी देने में सक्षम होगी। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।